So welcome friends, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA welcomes you to this video. In this video we will discuss CDS 1124 all science questions, that is 90% of the science questions asked in CDS 1124 with NCERT references and solution. So this video will definitely helps you to your जर्नी अहेड कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसेंटली किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं एंड आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जर्नी रहेगी आपकी. तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ दैन एटॉमिक क्लॉक. तो जिस बच्चे ने नॉर्मल स्टैटिक भी पढ़ी होगी उसे पता होगा कि एटॉमिक क्लॉक जो हमारी है वो सीजियम पे वर्क करती है. अगर उसने गैस वर्क से भी ये मार्क करा होगा तो उसके सही हो जाएगा. और यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर 2 में कि द एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशंस मतलब फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस इन द सीजियम एटम विच दिस इज़ द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक. ठीक है, और समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक. तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा था. इसी पैरा से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है कि जो दो ऑर्डिनरी रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें हमारे स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट करते हैं वाइब्रेशंस ऑफ द स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल. तो ये जो स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिया हुआ है ये आपका था ऑर्डिनरी वॉचेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. ये था हमारा यहाँ से. आगे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन वैक्सीनेशन के ऊपर था. ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिस मतलब नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो गया होगा कि ये ब्लॉक तो नहीं करता वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और किल करता है इन्फेक्शन को जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेगी. तो इसका भी यहाँ से क्लियर हो जा रहा था कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और वो न्यूट्रलाइज करती हैं पैथोजेंस को जब वो एक्चुअली अंदर आते हैं हमारे. तो ये इसका चैप्टर भी मतलब ये बायो का क्वेश्चन था, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनाइजेशन. इसका चैप्टर शायद आगे मेंशन होगा. हेल्थ करके था ये चैप्टर, क्लास 11 हेल्थ करके था, ह्यूमन एंड हेल्थ करके चैप्टर था, उससे आया हुआ है ये क्वेश्चन. आगे चलते हैं. इसमें मैंने पूछा हुआ है कि विच सेल. एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सारे जो सॉल्यूशंस है ये ओल्ड एडिशन से हैं, ओल्ड एडिशन ऑफ NCERT. ठीक है, तो मेरी राय ये है कि आप पढ़ते समय भी इसी को प्रेफर करो. अगर 9th 10th की पहले पढ़ रहे हो तो फिर भी ओल्ड एडिशन की पढ़ो और जब 11th पे पुश करोगे तो ओल्ड एडिशन की ही पढ़ना. 11th 12th की हमें कंप्लीट नहीं पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो वहीं से पढ़नी है. तो वो मैं एक अलग वीडियो से बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बने हैं. तो फिर आप वही चैप्टर पढ़ना अच्छे से, बाकी चैप्टर्स के नॉर्मल एक रिव्यू सा ले लेना. ठीक है, बाकी ये चैनल भी आपको साइंस में हेल्प करता रहेगा. साइंस एंड मैथ्स में कंटेंट आएगा 100%. देखो ठीक है. विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस. तो इसका आंसर था RBC. ये यहाँ पे मेंशन है, कहाँ है RBCs आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन था. सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा था, अगर पढ़ा होता किसी ने NCERT तो हो जाता ये क्वेश्चन. आगे पढ़ते हैं. फ़ोटो 51 रेफर्स टू एन इमेज ऑफ. देखो अभी एक चीज़ बताता हूँ. पहले क्या था, CDS साइंस जो पूछती थी आईफोन लेवल की. ठीक है, अभी जो CDS साइंस पूछ रही है वो आईफोन तो है पर प्रो मैक्स है. ऐसे होता है ना कुछ, आईफोन प्रो मैक्स. तो अभी मतलब आपको पुश करना पड़ेगा. 9th 10th से जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आते थे ना 9th 10th से, अभी उसी टॉपिक वही रखा उन्होंने, पर टॉपिक का क्या एडवांस वर्जन पूछ रहे हैं 11th 12th से. तो वैसे आपको देखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको इन डेप्थ पढ़ने के लिए 11th 12th की NCERT पढ़नी पड़ेगी. अब ये फ़ोटो 51 है ना, जो इसके बारे में जो है इस चैप्टर में ये मेंशन था कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने हमारी DNA की पिक्चर बनाई थी, DNA की डबल हेलिक्स वाली. यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैरी जो भी ये है, रोजालिंड फ्रैंकलिन प्रपोज्ड ए वेरी सिंपल फेमस डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर फॉर द DNA. तो इस डबल हेलिक्स की जो पिक्चर है उसे ही हम फ़ोटो 51 कहते हैं. तो वहाँ से ये आंसर आया है DNA मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आगे चलते हैं. मतलब कहने की बात ये थी कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT में मेंशन नहीं था, पर इसका एक रेफरेंस NCERT में दिया हुआ था, वहाँ से आपको आगे का क्वेश्चन पूछ रखा था. आगे चलते हैं. माइक्रोबॉडीज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन्स एंजाइम्स, इसका आंसर था. ये भी NCERT में क्लास 11th बायोलॉजी द यूनिट ऑफ लाइफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मेंशन है.
सीधा सीधा लिखा हुआ है माइक्रो बॉडीज डेट कंटेन वेरियस इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम आपका आंसर था। देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को कंपाइल करने के लिए, शीट बनाने के लिए, तो एम करते हैं 50 लाइक्स का। प्लीज़ लाइक हिट कर देना यार, थोड़ी मोटिवेशन बनी रहेगी तो और कंटेंट आता रहेगा। इसमें पूछा हुआ है द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड, इसका ये था। देखो स्लाइवरी अमाइलेज सबको पता था बिकॉज वो 9th या फिर 10th की बुक में मेंशन है। वो नॉर्मल हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, पर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम ये एनसीईआरटी 9th-10th में मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन है क्लास 11th बायोलॉजी डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर तो पढ़ ही लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन द स्लाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। 50 लाइक्स भूलना मत यार, थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ये चैनल सही में आपको बहुत हेल्प करेगा यार। लिमिटेड कंटेंट आएगा पर वो लिमिटेड कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सॉरी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मतलब गजब क्वेश्चन था ये। मॉडिफाइड स्टैम्प सबको पता था, पोटैटो इसका आंसर है। और एनसीईआरटी में आप किसी भी क्लास की एनसीईआरटी उठा लो 11th-12th की, पोटैटो ही मेंशन है और कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। मैंने जो ये ढूंढा है ना भाई, द स्टैम्प्स आर गेट मॉडिफाइड में गार्लिक एंड ऑनियन, ये भाई लैब मैनुअल में से मिला है, लैब मैनुअल ऑफ बायोलॉजी, मतलब जो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं ना बायो के बच्चे, उसमें मिला है ये गार्लिक एंड ऑनियन। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख के तो बच्चे खुश हो गए होंगे जिन्होंने 9th-10th पढ़ी होगी अच्छे से। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसका Al2O3 था, ठीक है। ये नॉर्मल क्लास 10th चैप्टर 3 केमिस्ट्री एसिड एंड बेस है शायद ये। तो एसिड एंड बेस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ये। तो ये इसका आंसर था। तो ये 9th-10th तो पढ़नी ही है भाई। उसके बाद जो 9th-10th में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए आपको 11th-12th को भी अब करना पड़ेगा। ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है कि रिएक्टिविटी विद द HCl, तो ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था MgAlZnFe, तो ये ठीक है। ये भी 10th क्लास चैप्टर 3 केमिस्ट्री, ये भी एसिड एंड बेस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एसिड एंड बेस केमिस्ट्री, इसको करना ही है और मल्टीपल टाइम रिविजन करनी है, नहीं तो एग्ज़ाम में हो जाएंगे कंफ्यूज कि A है कि C है, तो वो दिक्कत करेगा। तो ये भी क्वेश्चन मतलब अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाई होगी ना, तो किसी ने देखा होगा कि मिथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल, तो इसको मार्क किया होगा तो वो सही हो गया होगा, क्योंकि मिथेनॉल एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, मिथेनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, तो चांसेस तो इसी के थे। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो गया होता अगर किसी ने नॉर्मल थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी होगी। तो लेकिन यहाँ पे ये मतलब केमिस्ट्री क्लास 12th अल्कोहल फिनॉल ईथर में मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट टू मिथेनॉल एंड देन मिथेनोइक एसिड एंड कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड डेथ, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यही हमसे पूछा हुआ था कि टॉक्सिक क्यों होता है, क्योंकि वो मिथेनॉल में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, हेल्प हो रही है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। विनेगर इज़, तो ये सबको पता है एसिटिक एसिड, तो ये भी मार्क करके आप चले गए होगे आगे, सही हुआ होगा। ये मतलब फेवरेट है यूपीएससी का टेबल, इस टेबल के अराउंड क्वेश्चन बन जाता है। पर पहले क्या बनता था, सिंपल निटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड पूछ लिया करते थे। अब उन्होंने थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे गए हैं, हो सकता है अगली बार वो और ज़्यादा एडवांस वर्जन पे चले जाएं। तो अभी थोड़ा बेसिक अच्छे से पढ़ना है कि कैसे कैसे कौन कौन से एसिड किस किस चीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है एसिड बेस सॉल्ट में। आगे चलते हैं। अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। इसमें क्या पूछा हुआ है कि ये जो टेलीस्कोप है इसमें क्या कंसिस्ट है, तो इसमें मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनास एग्जिस्ट है। ये टिपिकल क्वेश्चन था, ये मतलब कुछ ही बच्चों का सही हुआ होगा जिसने मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ा होगा, या गैस वर्क से भी सही हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर 5 में। ये कोई बुक है, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ाई जाती है, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, उसमें मेंशन है। उसका चैप्टर था एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, वहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये GMRT टेलीस्कोप है नियर पुणे विद 30 फुली स्टीयरेबल डिश टाइप पैराबोलिक एंटीनास, तो ये लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में मेंशन था। अब हमारे स्कूल में तो ये NCERT कभी नहीं पढ़ाई, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें पूछा हुआ है कि नोट ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें भी नॉर्मल अगर किसी ने एलिमिनेशन लगाया होगा तो सिल्वर क्लिक किया होगा या सर्कल किया होगा, तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि निकल और कोबाल्ट तो इसमें मेंशन है, निकल कोबाल्ट तो नहीं हो सकते, कोबाल्ट नहीं हो सकता। आयरन भी यहाँ पे मेंशन है, ये देखो आयरन भी मेंशन है, तो आयरन भी नहीं हो सकता।
और फेरिक क्लोराइड भी मतलब एज़ पर गूगल फेरिक क्लोराइड भी जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो सिल्वर के साथ ही जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब जो गूगल पर ढूंढने में लिटरली नहीं मिले, 11th 12th कहीं नहीं मिले, तो बट इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर देखा जाए तो एज़ पर मी, देखो ये गलत भी हो सकता है, इसको आप 100% मत लेना एज आंसर की, पर हाँ एज़ पर मी इसका आंसर क्या रहेगा कि देख लेते हैं एक बार। ऑन अ डे व्हेन आई एम इन हरी to go an office, I have a fixed quantity of rice just cooked kept in the bowl. In order to cool it quickly, which one of the following is the best option? Let it be on the table in a room where there is no fan, no air, no conditioner. तो ये तो नहीं होगा. Let it be in the room with AC set temperature around this and ceiling fan or table fan operating at low speed. ये भी नहीं होगा, क्योंकि AC को पूरे रूम को कूल करना पड़ेगा पहले, तब वो उस बाउल तक कूलिंग पहुँचेगी उसकी। फिर इसके बाद let it be kept in a bowl of water at room temperature and operating a ceiling fan or table fan at full speed। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ग्लोबल डिमिंग क्या है? फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकल्स। इसमें ग्लोबल डिमिंग में क्या होता है कि मतलब जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो सन की रेज़ को आने में रोक देते हैं। सन की रेज़ जो है प्रॉपर अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। अर्थ में तो मतलब अर्थ पे तो आ जाती है, लेकिन जो सरफेस पे होती है वहाँ तक उसकी रेज़ नहीं पहुँच पाती हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उसे रोक देते हैं। तो इसका ये है फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद ये टर्म एनसीईआरटी में कहीं नहीं है भाई, लेकिन इसका आंसर एज पर गूगल ये है, हेक्साडिकेट। इसके बाद ये भी मतलब नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से हो गया होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लास्टिक इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉर्मल सा आंसर था। आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ, ये भी हो गया होगा मतलब ये है 9th and 10th में कि कहाँ से मतलब हार्ट पंप रहता है। तो ये क्लास 7th की साइंस में है मतलब लिटरली, और 11th 12th में भी पल्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बीट के बारे में दिया हुआ है, पर पल्स के बारे में इसी क्लास में मिला है मेरे को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस थ्रोबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद ये है क्यूबिट, ये भी एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिला ये टर्म। क्वांटम कंप्यूटर्स इसका आंसर है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये फिज़िक्स में मेंशन है, फिज़िक्स क्लास 11th 12th में मेंशन है ये, पर लेकिन क्यूबिट कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका लिए क्वांटम कंप्यूटर्स आंसर है। उसके बाद ये है कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है, ये भी नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो गया होगा, प्लेटलेट्स, पर ये मतलब इस क्लास में मेंशन है और ये चैप्टर का नाम है। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोकाइट्स, ऑल सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड मेगाकाइट्स। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स दिस, स्पेशली सेल्स इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स कैन वेरी सब्सटेंस कोवेलेंट क्लॉटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। आगे चलते हैं। व्हेन एग are heated, the transparent liquid portion around the yolk turns solid and turbid white. This happens due to the thermal denaturation of proteins, क्योंकि denaturation जो प्रोसेस है वो होता ही प्रोटीन के साथ है। तो ये कहाँ पे मेंशन है? केमिस्ट्री 12th बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, दिस व्हेन प्रोटीन इज इन नेटिव फॉर्म सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर, केमिकल चेंज, द हाइड्रोजन बाउंड्स आर डिस्टर्ब ड्यू टू दिस, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस मतलब डीनेचुरेशन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है एटॉमिक रेडियस इन सब का। अभी हम सबको पता है कि मतलब जो एटॉमिक रेडियस है वो अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, और अलोंग द ग्रुप वो इंक्रीज़ होता जाता है। एटॉमिक द रेडियस मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, एंड अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे मतलब इन दो जगह पे एटॉमिक रेडियस के बारे में मेंशन है। ये जो टेबल उठाया है ये इस चैप्टर से उठाया है। क्लास 9th में मेंशन है, पर बहुत ही लिटिल मतलब इतनी क्वांटिटी में मेंशन है कि शायद आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो इसमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि इसका एटॉमिक रेडियस कैसे है, और बताया हुआ है कि यहाँ पे नीचे को इंक्रीजिंग करता है और यहाँ को डिक्रीज़ होता चला जाता है। फिर यहाँ से हमने निकाल लिया कि सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिथियम का होगा, एंड देन बेरिलियम, एंड देन ऑक्सीजन। ये इसका आंसर।
ठीक है, आगे चलते हैं। सही है, ओल्ड एडिशन है, ठीक है, एनसीईआरटी के, ये याद रखना आप कि आप अगर मतलब पीडीएफ से पढ़ो फिर भी ओल्ड, अगर ख़रीद के पढ़ो बुक को तो फिर भी ओल्ड एडिशन ही पढ़ना आप लोग। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट सिस्टम इज़ यूज इन रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका भी सबको मतलब मोस्टली एक नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले भी आ रखे हैं, CAPF या CDS के सी में आ रखा है ये क्वेश्चन, निकल एंड हाइड्रोजन। तो इसका हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th केमिस्ट्री में मैंशनड है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये है डाई हाइड्रोजन गैस एड्स टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल टू फॉर्म एल्केन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये है हमारे जो ये जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं वो हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसमें ये सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड, ये सारे सिंगल बॉन्ड, ये होते हैं हमारे सैचुरेटेड। ठीक है, तो इन्होंने भी यही पूछा हुआ था कि हमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करना है तो निकल प्लस डाईहाइड्रोजन यूज़ होता है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाईएस्ट आयनिक करैक्टर। तो इसका मेंशन है इस चैप्टर, इस बुक में, केमिस्ट्री 11th क्लास, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें इस टेबल से क्लियर हो रहा था, मतलब जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द आयनिक करैक्टर। जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक करैक्टर होगा। अभी जब आप इन सब को इस टेबल से कंपेयर करोगे तो आपको मतलब क्लियर होता चला जाएगा। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा देखो किस में होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा K2S में, क्योंकि H2O इस सब सिमिलर स्ट्रक्चर में है, बैंड स्ट्रक्चर, तो इनका ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले, इन सब का कम है, ये 2 वाला कम है, ये 3 वाले और भी कम है, इनकी स्ट्रक्चर ये आ रही है, तो इनका ज़्यादा है, तो मतलब बाय कंपैरिजन K2S का ज़्यादा होगा। मतलब ये क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे K2S बैंड स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इनकी, उस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कैसे आयनिक करैक्टर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अभी इसमें क्या ही करेंगे, मतलब सारे सब एटॉमिक है यार। ठीक है, और मेन चीज़ ये थी, तीनों का सबको पता था कि ये सब एटॉमिक है, ये है कि नहीं है ये कहीं नहीं पता था। तो ये कहाँ मेंशन था, ये यहाँ मेंशन था इस पार्टिकल के बारे में। ये मेंशन है फिज़िक्स 12th चैप्टर 12 एटम। इसमें लिखा हुआ है ये म्यून ऑफ मास अबाउट 207 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे था कि, और ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये है केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बस इतने क्वेश्चन थे, मतलब कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस थे जिनका मतलब एनसीईआरटी से कुछ लेना देना नहीं था, वो क्वेश्चन मैंने लिए नहीं इसमें, इस वीडियो में। तो मैं होप करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, आपकी आंसर की में, आपके स्कोर बनाने में, और आपको जानने में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, हमें किस लेवल तक स्टडी करनी है। अगर आपको गाइस 1% भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज़। ठीक है, ऐसी और सही वीडियोस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स की एक वीडियो फॉर FCAT PYQs अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसको देख लो यार। मतलब इतना डिले करोगे, अगर वेट करोगे नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ेंगे तो भाई बहुत देर हो जाएगी। अभी पढ़ना शुरू करो, उस वीडियो को देखो, फिर आपको एक मतलब डायरेक्शन मिलेगी कि आपको FCAT का मैथ कैसे कवर करना है, और आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करोगे FCAT में मैथ के, तो उसके लिए तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, और वीडियोस जस्ट कमिंग सून। स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।